होगा ही ना। हम्म। नेचर ने, अब देखिए, एज ऑफ द प्लैनेट इज एक्सपेक्टेड टू बी समवेयर अबाउट 4.3 बिलियन ईयर्स। ठीक ओके। है। इतने सालों तक देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ना। हाँ। तो ये सस्टेनेबिलिटी का सवाल पिछले 100 साल में ही क्यों खड़ा हुआ? तो फिर इंडिया की, अभी ज्यादा हो गया। अगर अगर हम पॉपुलेशन भी तो डॉक्यूमेंट्री कम और थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखें तो इंडिया में जो सिविलाइजेशन है दैट इज देयर फॉर एटलीस्ट 25,000 ईयर्स। हमें तो बट कभी सर, प्रॉब्लम नहीं हुई। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी तो लास्ट 50-70 इयर्स में ही हुआ है ना, उसके पहले परफेक्ट। ग्लोबली पर इतना पॉपुलेशन नहीं था ना। नहीं तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। हाँ। वी आर ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्ट। हम्म। नंबर ऑफ यूजर्स उतने ही है पानी के। करेक्ट। राइट। नंबर ऑफ वेस्टर्स बढ़ गए हैं। ह्यूमन बींग्स आर doing nothing but producing sewage right from the day right from the hour a person wakes up from the bed. करेक्ट। Okay, there was a research done in University of Tehran in 2018 हम्म। कि जहां पे भी आप टैप खोलोगे और पानी आता है ना, हम्म। वहां पे वन ह्यूमन बीइंग विल जनरेट 144 liters ऑफ सीवेज एवरी डे। ओके, ठीक है। दैट्स अब क्वाइट। ये सारा सूरज अल्टीमेटली आप एसटीपी लगाओ, आप ईटीपी लगाओ, आप जिधर भी डालो, चोक अल्टीमेटली कर रहे एसटीपी कोई स्टोर तो कर नहीं लेगा। हैं। ट्रीट करके डिस्चार्ज करेगा। अल्टीमेटली इट विल लैंड इनटू अ नेचुरल वाटर बॉडी। तो हम्म। सारे जो रिवर बेड्स है ना दे आर चोक्ड विद द स्लज डिपॉजिट। ओके। और उसकी वजह से सॉइल कैपिलरीज चोक हो गई, पानी स्पिल ओवर करता है। गॉट इट। ठीक है। अब इसका इलाज गवर्नमेंट क्या करती है? भाई, स्लज डिपॉजिट हो गया है, ड्रेजिंग करके निकाल दो बाहर। हम्म। ठीक है। ड्रेजिंग करके बाद, जैसे आपने देखा होगा म्यूनिसिपैलिटीज वाले जो नाले होते हैं वो साफ करते हैं बरसात के हम्म। पहले, वो हम्म। निकालते हैं बाहर साइड में रख देते हैं। फिर हम्म। बरसात होती है वो वापस नाले में पहुंच जाता है। करेक्ट। ठीक। गॉट इट। तो वी हैव बिकम सो अर्बन कि हम अपने आसपास के नेचर को समझते ही नहीं है। समझते। एग्रेड। अभी फाइनली अंटार्कटिका में जब सेटल होने लगेंगे ना, तब स्टोरी नहीं, समझ वहां तो में कभी सेटल नहीं हो पाएंगे। वो सेटलमेंट के लायक ही नहीं है। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव देयर। अभी तो इनफैक्ट अभी आपका ये अगर मैसेज नहीं आया होता ना तो मेरे दिमाग से तो उतर ही गया था कि ये भी होना है। हाँ राइट। हाँ। जस्ट 1 घंटा पहले देयर वाज अ वेबिनार हैपनिंग इन सिंगापुर। ठीक है। ओके। एंड आई हैपन टू बी देयर। हाँ हाँ। तो अब उन सिंगापुर और मलेशिया के लोग उसके अंदर जुड़े हुए थे एंड दे वर सेइंग कि सिंगापुर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इट्स सिंगापुर के रिसेंटली पास डेवलप्ड है। लैंड ही नहीं है एग्रीकल्चर करने के लिए। हाँ। लिमिटेड स्पेस। ओवर 90% ऑफ देयर फूड इज इम्पोर्टेड। या प्रोसेस। सिंगापुर में पले बड़े किसी बच्चे से आप पूछो कि आम किधर उगता है तो बोलते पॉलिथीन में पैक होके आता है। होता है। ठीक है। और मलेशिया की ये प्रॉब्लम है कि वहां भर भर के फार्मर्स है, हाँ। लेकिन जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा है कि सरकार इंपोर्ट कर लेती है फ्रॉम वियतनाम एंड कंबोडिया। करेक्ट। तो इनको प्राइस नहीं मिल रहा बेचारों को। इनको फूड सोवरेंटी इज द प्रॉब्लम इन मलेशिया एंड फूड सिक्योरिटी इज द प्रॉब्लम इन सिंगापुर। तो हम लोग इतने ज्यादा अर्बन हो गए हैं। सिंगापुर का एग्जांपल मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि जैसे आई यूज टू हैव अ फ्रेंड इन माय स्कूल। मतलब मेरे फादर साहब तो आर्मी में थे, तो हम कैंटोनमेंट में रहते थे। बट एक अंकल ऐसे थे जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। अंकल बैचलर थे। सो ही वाज द कमांडिंग ऑफिसर और उनके जो बच्चे होते थे वो गर्मी छुट्टी में आते थे कैंटोन में। हाँ हाँ। तो वो अंकल खुद ही हंसते थे कि यार जरा इससे पूछना नितिन, दूध कहाँ से आता है? तो हाँ। हमने पूछा दूध, नितिन दूध कहाँ से आता है? तो ही सेड मदर डेयरी से। तो उनको ये भी नहीं पता था, दे वर सो अर्बन, कि हाँ। गाय दूध देती है या भैंस दूध देती है। ओके। उनको ये पता था कि टोकन डालो तो दूध निकलता है।
So God forbid. we need to connect to our nature so that we understand it in a better fashion and we live sustainably. I think, sir, हमको this gives us a very good opportunity. जितनी भी ऐसी urban rich state countries है ना, उनको इंडिया बुलाते हैं और actual इंडिया दिखाते हैं. That no, it's a genuinely a good opportunity. नहीं, Even definitely, no doubt, no doubt. कि to show them सही में दूध और मैंगो कहाँ से आता है. It's one of the great opportunities that we have in the country. So, Yeah. thank you everybody. Thank you very much everyone for joining, and thank you Madhukar ji for the superb insights. Every time you come, there is something to take away home. You know, that is like love you having you over there. Thank you so much. So, sir, आज Thank हमारी you. guest है nutritionist Sonal Ahuja. Me and Sonal go way back years when we were living together in Kenya. And the amazing thing about Kenya was कि केनिया में पूरा केनिया ना रूल करता था इंडियन से, मतलब पूरा इकोनॉमी इंडियंस चलाते हैं केनिया में. Right. तो आप ऑड टाइम पे सोनल को फोन करोगे ना, तो किसी के साथ कहीं पर किसी का न्यूट्रिशन करा रही होती है. सो दैट वाज वन थिंग अबाउट हर के नॉर्मल टाइम पे शी इज ऑलवेज देयर, बट ऑड टाइम पे कोई ना कोई उसे लेके चला जाता था. एंड शी वाज वन ऑफ द known unknown nutritionists we had in Kenya, and way back 17 years of experience. We've worked together. She's helped us a lot in terms of how we build our cycle. And the funniest thing that I've learned from Sonal was that मैं ना सोनल के घर हम लोग टी पार्टी करने जाते थे, तो मैं ना अपनी चाय लेके चली जाती. मुझे ना, मैं गुजराती हूँ तो मेरे को चाय कैसी पसंद है, अदरक, फिर उसके अंदर चाय पत्ती, पुदीना सब डाल के. तो मानसी मुझे ये, मैं जैसे ही जाती थी बोलती थी कि मानसी आ गई अपनी सब्जी वाली चाय लेके. सब्जी वाली चाय. तो दैट्स हाउ आई वाज नोन कि अगर मानसी आ रही है ना, सब्जी वाली चाय लेके आएगी. So But let's Kenya, you have a massive Gujarati and Marwadi population. no Gujarati, Gujarati. only Gujarati, full Gujarati and Sindhi. throughout. Patel family. Jain, Oshwal, and Patels throughout Kenya, and they are actually running the community over there. So backed by, so it's a very different ball game altogether. Just the Yeah. entire Africa for that reason. Right. So Sonal, over to you. हाय, थैंक यू. ऑलरेडी काफी माहौल मैं बोलूंगी बन चुका है. थैंक यू डॉक्टर मधुकर जी का भी, जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी की बात करी. एंड फूड जो न्यूट्रिशनिस्ट है, वो अगर देखा जाए आज से 25 साल पहले, 40 साल पहले एक्चुअली हम लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, क्योंकि हम वो फॉरगॉटन ग्रैंड मदर्स हैं. हम लोग वो दादा दादी के नुस्खे हैं जो अब हम वापस लेके आ रहे हैं, वापस सस्टेनेबिलिटी सिखा रहे हैं, वापस सिखा रहे हैं कि भाई कैसे अपने जो हमारी, हम इतने जमाने से या इतने सालों से जो हम खाते हुए आ रहे थे वो एक्चुअली सही था, और वापस उसकी तरफ कैसे जाना है उसका एक जरिया है हम. वी आर जस्ट द Hey, Sonalji, before you begin, I would just like to add one fact. अभी 2015 में 100 years ऑफ पूसा इंस्टीट्यूट कंप्लीट हुए. ओके, तो पूसा इंस्टीट्यूट 1915 में अंग्रेजों ने बनाया था. तो जो भी इसके जो हेड होंगे, उन्होंने ये बोला कि जो हमने 1915 में ऑन द डे ऑफ ओपनिंग जो हमने काम किए थे, वही काम हम रिपीट करते हैं. राइट. So that will set a context of why we need a nutritionist today. Okay. तो उन्होंने 1915 में पालक को टेस्ट किया था लैब में कि पालक में आयरन कंटेंट है कितना. राइट. और वो टेस्ट उन्होंने किया तो उनको पता लगा कि पालक में 70% इज आयरन. अभी 2015 में जब उन्होंने दोबारा टेस्ट किया तो ओनली 17% ऑफ आयरन इज देयर इन पालक टुडे. तो वो पालक जो हमने बचपन में माँ बाप से सुना कि पालक खाओगे तो आईसाइट अच्छी होगी, दैट इज नो मोर ट्रू टुडे. So that is why we need specialized nutritionists today, so that people know what they're eating and they fulfill their requirement of the body. जी जी जी, बिल्कुल 100%.
मतलब आई विल अग्री विद दैट। आज उसका बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है जो हम खा रहे हैं? जैसे रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि पनीर जो कि हम लोग कितना ऑफन खाते हैं, कितना हम लोग इजीली ऑर्डर करते हैं, डेयरी से लेते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, उसमें से अगर आप इंग्रेडिएंट वाला साइट पढ़ें, अगर उसमें 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट हैं उसमें, मतलब वो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि पनीर में केवल और केवल 2 ही इंग्रेडिएंट होते हैं, वो एक होता है मिल्क और एक होता है विनेगर या लेमन। इसके अलावा उसमें और कुछ डालने की जरूरत ही नहीं होती, अगर फ्रेश पनीर की मैं बात करूँ तो अगर आप फूड लेबल्स पढ़ेंगे, एक्चुअली इंडिया इतना, इतने रेगुलेटरीज बॉडीज हैं, इतने सारे अथॉरिटीज है जिनके थ्रू फूड प्रोडक्ट्स को जाना पड़ता है। कंपलसरी है कि वो लोग हर फूड के पैकेज के पीछे लिखें कि क्या है उसके अंदर और क्या नहीं है। जो अवेयरनेस हमें लानी है एज जनरेशन्स एंड जनरेशन्स, वो ये है कि हमें वो फूड लेबल पढ़ने हैं। सिंपल सी चीज है, अपने आप आधी अवेयरनेस आ जाएगी। बट एनीवेज, कमिंग टू, थैंक यू मानसी। सबसे It पहले तो is मैंने writ जो, सॉरी it is written very, such a जी, font that you don't feel like reading. हाँ The contents are written, but it is, जी fonts are very small. जी, नरेश जी, उसके So लिए ना you लेंस don't feel कार्ड like लेके आए reading हैं सबके always. लिए। लेंस कार्ड मैंने डिसाइड किया है 50% ऑफ इंडिया को चश्मा पहनाना है, तो वी शुड Yes. स्टार्ट। नहीं अच्छा, मानसी जी, उसका एक ज्यादा सिंपल तरीका ये है कि आप अपने फोन से उसकी फोटो लीजिए और उसको उसको इनलार्ज जूम करके कर पढ़िए। लीजिए। राइट। Yeah, जी। yeah. अच्छा, मुझे बताइए कौन कौन पानी लेके बैठा है? मेरे पास है क्या? या कौन, जो चाय पे चर्चा है तो चाय लेके बैठे हैं कि पानी लेके बैठे हैं? आप मुझे ये बताइए पहले। मानसी ने चाय पे मैं चर्चा तो के लिए पानी लेके किया है, बैठा हूँ। तो आई हैव जस्ट हाइड्रेशन टेकन अ के ब्रेक। लिए। चाय लेके बैठे हैं। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, चाय लेके बैठे हैं, बहुत मैं अच्छा अभी है। अदरक वाली चाय पीकर आ रहा हूँ। पी कर आ रहे हैं। हाइड्रेशन के लिए हम इतनी देर चर्चा या करेंगे, तो आप क्या लेके बैठे हैं? आप सोचिए अपने आप को पहले, टटोलिए जरा दिमाग को कि हम क्यों कुछ हाइड्रेशन के लिए लेके बैठे नहीं हैं। हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट फिटनेस के जो पिलर्स होते हैं 4, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो एक्चुअली हाइड्रेशन होता है। हम अपनी बॉडी को कितना पानी देते हैं। सिंपल सा मैटर, पानी जो बहुत आसानी से अवेलेबल है, बहुत शुद्ध फॉर्म में अवेलेबल है, वो है पानी। तो हम कितना पानी पीते हैं। नंबर 2 होता है न्यूट्रिशन। हम 3 टाइम 4 टाइम अपने अंदर बॉडी में खाना डालते हैं, तो हम किस प्रकार का खाना डालते हैं, उसमें उसके पीछे सोच, उसके ऊपर डिस्कशन क्या हम करते हैं, क्या हमारे सामने जो आ जाता है हम वही खा लेते हैं? वो सोचना बहुत वही खा इंपॉर्टेंट लेते है। हैं। जी। तो उस पे थोड़ा एफर्ट डालना तो पड़ता है। अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं, जो हम पहनते हैं, जो ऊपरी तौर से पहनते हैं, जो हम स्किन पे क्रीम लगाते हैं, उस पे हम कितना रिसर्च करते हैं, कितना बार्गेनिंग करते हैं, या कितना 2 3 ऑप्शंस देखते हैं। लेकिन जो खाना जो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, वो भी एक बार नहीं, दिन में कितनी बार, मिनिमम 3 से 4 बार जो जा रहा है, क्या उसके बारे में हमें सोचना या फिर हमें उस पर एफर्ट डालना जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। अगर आप देखें, पहले जमाने में जब साथ में बैठ के खाना खाया जाता था, ये भी पूछा जाता था कि भाई शाम को क्या खाओगे, कल सुबह नाश्ते में क्या खाओगे। डिस्कशंस हुए जाते थे खाने के मामले में। और आजकल अगर आपको कोई पूछेगा भाई खाने में क्या खाओगे, तो आपका जवाब होगा जो मन है बना लो। मन, मन कब से आ गया बीच में? खाने से जो पोषण आपको देता है खाना, उसमें मन नहीं, उसमें शरीर, उसमें दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। शायद हम वो भूल गए, हम मन से खाना खाने लगे। इस कारण से आज हमें डेफिशिएंसीज हैं। आज हमारे अंदर इंडिया में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होते हैं? जो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है उसके कारण आपको जो डिजीजेस हो रहे हैं, जिसमें से डायबिटीज, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे है या कुछ ना कुछ हार्ट का इश्यूज है। नंबर 3, कैंसर। इंडिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ कैंसर। सो ऑल दीज आर, ये सारे लाइफस्टाइल इश्यूज है। लाइफस्टाइल के कारण ये सारी इश्यूज हो रही हैं। हमारी बॉडी में क्या जा रहा है, जैसे कि मधुकर जी ने बोला कि पहले जो पालक की क्वालिटी हम खाते थे और आज जो सब्जी की हम क्वालिटी खाते हैं, उसमें उतना न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होता है। जैसे मैं आज एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, अगर मुझे किसी को हाई आयरन डाइट देनी है, तो मैं पालक के अलावा उसको और भी आयरन की चीजें खाने बोलूंगी, जैसे कि काला चना हो गया, जैसे कि बीट रूट हो गया, क्योंकि उसमें ज्यादा हाई बायोलॉजिकल आयरन मिलेगा
एज कंपेयर टू पालक, जो जमाने से बोला जा रहा है कि पालक खाओ उससे, गाजर खाओ उससे आंखें तेज हो जाएंगी, पालक खाओ उससे खून ठीक हो जाएगा। करेक्ट। सो हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस की सबसे पहले जरूरत है। हमारे 4 पिलर जिन पे हमारी बॉडी खड़ी हुई है, वो है हाइड्रेशन, वो है न्यूट्रिशन, थर्ड इज बॉडी मूवमेंट, किसी प्रकार का बॉडी मूवमेंट। भले ही अगर आप हाथ बैठ के टीवी देखते देखते ये भी आप 100 बार करें, ये भी एक तरीके का बॉडी मूवमेंट है। यदि आपको घुटनों में दर्द है, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी जगह पे बैठे बैठे टीवी देखते हुए या गाने सुनते सुनते या बातें करते करते ये भी अगर आप करें, तो ये भी बॉडी मूवमेंट है। तो हर तरीके का उठना और बैठना भी बॉडी मूवमेंट है। यदि आपको पानी चाहिए तो कुर्सी से उठ के दूसरी तरफ जाके पानी लेके आइए, ये भी एक बॉडी मूवमेंट है। तो वो बॉडी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है नींद, स्लीप, अच्छी नींद आनी। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखी जाए तो वो कनेक्टेड है अच्छे खाने से। यदि आप कुछ हैवी खा लेते हैं रात में, तो अच्छी नींद कभी कभी नहीं आती है। कुछ चीजें गैस देती हैं हमें। कितने लोगों को इश्यू होता है, ऐसा किसी को प्रॉब्लम हुई है कि रात में आपने छोले खाए हैं या राजमा खाया है तो आपको तकलीफ होती है, थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम होती है? आई थिंक यहाँ काफी लोग हैं, एवरीबडी वुड लाइक टू शेयर दैट प्रॉब्लम। हाँ जी, यहाँ किसको किसको गैस की प्रॉब्लम हो रही है? आई थिंक आफ्टर ईटिंग हेवी छोले। आई थिंक इट्स अ ओपन फोरम, वी शुड डिस्कस। एंड यहाँ पे सोनल जी को बुलाया ही इसलिए गया है ताकि वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। आलू खाने से, छोले खाने से या फिर राजमा खाने से गैस की जो प्रॉब्लम्स होती है। ग्रेट, आई थिंक सोनल यू कैन कंटिन्यू विद द टॉपिक। या यू कैन हियर मी? यस यस, वी कैन हियर। या ओके ओके। तो यदि आपको बहुत तकलीफ होती है कोई भी एक पर्टिकुलर खाने से, खाने के पीछे, उसके पीछे आपके अंदर शरीर में कुछ ना कुछ तो होगा जिसके कारण आपको तकलीफ हो रही है और किसी और को नहीं हो रही है। उस रूट कॉज तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने सुना होगा, सब लोग बोलते हैं प्रोटीन खाओ, सब डॉक्टर्स भी बोलते हैं प्रोटीन खाओ। कितनी बार सुना है, या कितनी बार इंस्टाग्राम में देखा है, या कितनी बार अपने बच्चों को बोलते हुए सुना है प्रोटीन खाओ। कहते हैं ना बहुत लोग प्रोटीन खाइए। जी। प्रोटीन है क्या एक्चुअली? हमारी इंडियन जो हमारी जो डाइट है उसमें हम लोग अगर अगर आप एक थाली देखें, जो हमारी थाली होती थी, हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है वो एक्चुअली प्रोटीन रिच ही हुआ करती थी। उसमें दाल होता था, उसमें दही होती थी, उसमें कोई ना कोई टाइप की सब्जियां भी होती थी जिसमें थोड़ा बहुत मिनिमल कुछ, जैसे लौकी चने की दाल साथ में बन गई तो उसमें भी प्रोटीन आ गया। हमारी जो रोटी होती थी उसमें कुछ ना कुछ रागी का आटा या ज्वार का आटा वो भी मिला हुआ होता था। या अगर बेसन हम की रोटी। बेसन की रोटी, हम ढोकला साथ में, फरसान भी रहता है थाली में, तो ढोकला भी बेसन से बना होता है। तो अगर आप हमारी थाली देखें, उसमें सब्जी भी होती है, उसमें सलाद भी होती है, उसमें दही भी होता है, उसमें कढ़ी भी होती है, उसमें दालें भी होती हैं, सब होता है। एक थाली उसमें अपने आप में ही एक पूरा संपूर्ण मील हुआ करती थी। लेकिन जब हमने मन से खाना शुरू कर दिया, जब हमने चॉइसेस को बीच में ले आए, तो हमने उसमें से कढ़ी हटा दी, आज कढ़ी खाने का मन नहीं है, हमने उसमें से कुछ और हटा दिया, हमने उसमें से एक दो और चीजें हटा दी, तो वो फिर वो जो मील अच्छा है वो है। प्रोटीन में कम हो गया। नहीं सोनल जी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो तो आज भी थाली प्रेफर करेंगे, बट जो हमारी हाँ, जेन जी है ना, यस। उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। कौन कौन उनको खाता है आज भी पिज्जा थाली? बर्गर खाना बहुत पसंद है। We all थाली से नानखोर चालू हो जाती है, बिल्कुल नाक से कोड़ना, अरे नहीं आज ये नहीं पापा, आज ये नहीं मम्मी। वो बड़ी एक्चुअली, दिक्कत है। हाँ नहीं, एक्चुअली ये जो अभी जो एज को हम देख रहे हैं, अभी आप लोग जो है उसमें ये हो जाता है कि उसमें लगता है कि इतनी सारी चीजें हम पचा नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है। ये लेकिन अगर आप उस कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे तो आप एक्चुअली पचा पाएंगे। यदि आप राजमा एक रायते के साथ, खीरे के रायते या लौकी के रायते के साथ खा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से पचा पाएंगे, क्योंकि दही से आपको गुड बैक्टीरिया मिल जाएगा। तो यदि कोई भी चीज आप कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं तो उससे आपको डाइजेशन हमेशा बेटर होगा। यदि आप चने की दाल लौकी के साथ खा रहे हैं तो आपका डाइजेशन बेटर होगा, आपका कॉम्बिनेशन बेटर हो जाएगा। तो इसीलिए कोई ना कोई कॉम्बिनेशन फूड खाना जरूरी है। सिर्फ दाल और रोटी खा ली तो फिर उससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गैस हो सकती है, क्योंकि आपने सब्जी नहीं खाई, आपने फाइबर नहीं खाया। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है उससे, क्योंकि आपके बॉडी में फाइबर नहीं आया उतना जितना आना चाहिए। तो हमें वो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कॉम्बिनेशन फूड खाना बहुत जरूरी है। एक जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ जो बहुत
आपकी एज में जो बहुत इग्नोर किया जाता है उसको बोलते हैं साइलेंट डेफिशिएंसीज। मतलब ऐसी चीजों की कुपोषण होना या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होना जिसके हमें सिम्टम्स मालूम नहीं चलते हैं, लेकिन स्लोली स्लोली क्योंकि हम वो खाना बंद कर देते हैं उसकी हमें बॉडी में डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। उसमें से सबसे कॉमन है कैल्शियम। कैल्शियम जो हमारी हड्डियों में पेन होना, उठने बैठने में जो तकलीफ होना, कैल्शियम और विटामिन डी ये एक दूसरे पे निर्भर चीजें हैं। आपने देखा होगा जब भी आपके ब्लड रिपोर्ट्स आते हैं तो विटामिन डी हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में अभी जो एक्सपोजर हमें सन का मिल रहा है या जो हमारे न्यूट्रिएंट्स इतने एडल्ट्रेटेड आते हैं उसके कारण हम में से बहुत लोगों का विटामिन डी कम ही होता है, कम ही आता है। इस कारण से हमारी बॉडी में अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंट भी खाते हैं अलग से तो वो एब्जॉर्व नहीं होता है। इसलिए हमें कैल्शियम का जो एक स्लो डेफिशिएंसी है जिसके सिम्टम्स हमें पता नहीं चलते, हम ऐसा सोचते हैं कि अरे एज हो गई है तो बॉडी पेन होगा, या शायद मैंने आज ज्यादा वॉक कर लिया, मुझे इतना चलना नहीं था, सब्जी लेने के लिए इतना दूर नहीं जाना था मुझे, शायद सुन लेना था बच्चों की बात। तो वो पेन जो हो रहे हैं उनको इग्नोर मत करिए, कुछ ना कुछ हो सकता है बॉडी में कोई चीज की कमी है। इस साइलेंट डेफिशिएंसी से बचने के लिए आपको रेगुलरली ब्लड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। भले ही आपको लगे कि मुझे कोई हार्ट के इशू नहीं है, डायबिटीज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक ब्लड टेस्ट ये साइलेंट डेफिशिएंसीज को जानने के लिए बहुत जरूरी है। आपको डेफिशिएंसीज हो सकती हैं जैसे कि विटामिन सी की। विटामिन सी अगर डेफिशिएंसी होती तो उसके कारण गम्स जो है, अंदर का जो गम्स का पार्ट है उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। बी कॉम्प्लेक्स की अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आपको मुंह के अंदर छाले आने लगते हैं। ये सब साइलेंट डेफिशिएंसीज हैं जो हमें मालूम नहीं होती हैं कि किस कारण से हो रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तकलीफ देने लगती हैं। तो ये हमें साइलेंट डेफिशिएंसीज के बारे में, और यदि आपको कुछ एलिमेंट है जैसे अगर आपको डायबिटिक है तो डायबिटिक लोग क्या करते हैं, उनका एक लिस्ट होता है कि किन चीजों से उनको शुगर लेवल बढ़ जाता है तो वो नहीं खाना है, जो चीजों से शुगर लेवल नहीं बढ़ता है वो खा सकते हैं। लेकिन जो नहीं खाना है उनमें भी तो कुछ था, जैसे कि केला हो गया, बनाना। यूजली आइडियली बोला जाता है ना कि बनाना नहीं खाना चाहिए, जो लोग डायबिटिक है उनको केला नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर भी लिख के दे देता है कि केला नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, बराबर ये सब लिख के दे देते हैं डायबिटीज में। लेकिन केले में क्या अच्छा भी होता है, कुछ तो अच्छा होता है जो हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं। केले में फास्फोरस। अच्छा, करेक्ट, उसमें उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम डायबिटिक होने के कारण केला नहीं खा रहे हैं तो उसकी जगह हमें क्या खाना चाहिए? हमें अपना डाइजेशन अच्छा रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? यदि हमें डॉक्टर ने मना किया है कि कोई फल मत खाओ, शुगर लेवल हाई है, तो वो फल के अंदर जो अच्छी जो चीजें थी वो अगर हम उस फल से नहीं ले रहे तो हम वो किस सब्जी से ले, वो जानना बहुत जरूरी है। यही हमारा न्यूट्रिशनिस्ट लोगों का रोल आता है कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपके जो ब्लड टेस्ट आए हैं, आपके जो एलिमेंट है, आप जिन दवाइयों पे हैं, उसके हिसाब से हम आपको क्या डाइट दें, वो आप क्या सही है और क्या गलत है खाने के लिए। क्योंकि आधे टाइम ये भी दिमाग में जद्दोजहद रहती है कि अरे ये मेरे लिए सही है कि नहीं, मन तो बहुत कर रहा है खाने के लिए लेकिन ये मेरे लिए सही है कि नहीं। तो वही हमारा रोल आता है। नेक्स्ट, इस पे कोई डेफिशिएंसी, इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, हम उसको अभी। किसी को कोई अलग नई टाइप की बीमारी हो रही है यहाँ पे, जैसे अभी सोनल ने बताया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बी कॉम्प्लेक्स, या किसी को कोई स्पेसिफिक थकान हो रही है, तो एनीबडी वुड लाइक टू से? यहाँ पे मनोहर जी है, गोविंद जी है, नरेश जी, यज्ञेश जी, मधुकर जी, रवि जी, कोई आपको डेफिशिएंसी की ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ थकान हो रही है? Probably I think ये 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 हमें आती है प्रॉब्लम। आई ऑल्सो फील समटाइम। आई एम 71, आई एम हार्ट पेशेंट, आई एम डायबिटिक। जी तो थकान की प्रॉब्लम तो रहती है। एनर्जी लेवल कम हो गया काफी। जी एनर्जी लेवल कम, जैसे इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करनी है तो एनर्जी नहीं है उतनी करने के लिए, दिल करता करें लेकिन वी कांट गो जी। बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो ये ओके, प्रॉब्लम तो है इस एज में। तो आपका शुगर लेवल हाई रहता है कि आपका शुगर लेवल नहीं है कंट्रोल, लेकिन डायबिटिक हूँ फॉर द लास्ट 10 years। तो अगर यदि कंट्रोल में है तो क्या आप फ्रूट्स वगैरह अवॉइड करते हैं, आप नहीं खाते नहीं, हैं? फ्रूट तो लेता हूँ मैं, फ्रूट्स ओके। लेता हूँ। फ्रूट से मेरी ज़्यादा नहीं स्पाइक करती। और चीज़ें हैं जो स्पाइक करती हैं ज़्यादा, तो फ्रूट से नहीं ज़्यादा करती। सर, शुगर इस बिल्कुल चक्कर में नहीं लेता एक मैं। और, इसका वीकनेस या फिर थकान होने का एक और रीजन होता है सार्कोपेनिया। सार्कोपेनिया मतलब कि स्लो
मसल लॉस, जो एज रिलेटेड मसल लॉस जो होने लगता है, क्योंकि हम मसल्स को इतना बनाते नहीं है। मसल को बना के रखने के लिए सिर्फ प्रोटीन खाना जरूरी नहीं होता है, मसल को बना के रखने के लिए बॉडी मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं यदि ये ग्लास भी उठा रही हूँ तो इसमें मसल्स लग रही हैं इसको उठाने में। यदि मैं 1 लीटर की पानी की बॉटल भी उठाती हूँ तो उसमें मेरी मसल्स यूज होते हैं। तो सर एज रिलेटेड, क्योंकि एज आपकी जैसे जैसे हो जाती है, आप रिटायरमेंट में आते हैं, तो मसल्स इतनी यूज नहीं होती है जितनी यूजुअली होती हैं। तो आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन भी आपको, ताकि सार्कोपेनिया मतलब लॉस ऑफ प्रोटीन ना हो आपकी बॉडी में, इसके लिए आपको प्रोटीन, जो गुड क्वालिटी प्रोटीन कम अमाउंट में ज्यादा पौष्टिक चीजें मिल जाए। जैसे We should जैसे कि take protein in powder form or vegetable or like eggs. किस सर में लेना जितना चाहिए हो preference? सके नेचुरल रिसोर्सेज से आप प्रोटीन ले Natural. सकते हैं। सर अगर ठीक आप है। अगर आप मखना मखना ले सकते हैं ना, जी सर। मखना ले सकते हैं। सर मखाना सिर्फ में इतना प्रोटीन नहीं होता है, मखाना का नहीं हाई होता, प्रोटीन करने के लिए उसमें काले चने भी डालने पड़ते हैं, कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है सर, तब मखाने कॉम्बिनेशन। का। जी, सिर्फ मखाने में उतना प्रोटीन नहीं तो होता है सर। वेजिटेरियंस के लिए क्या प्रोटीन डू यू सजेस्ट इफ देयर इज वेजिटेरियन के लिए भी बहुत प्रोटीन है एक्चुअली। अगर आप मिलेट्स देखें तो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइबर के साथ साथ प्रोटीन भी होता है। तो यदि हम मिलेट अपने डाइट में डालने लगे तो उससे हमें प्रोटीन मिलेट मिलता जैसे है। मिलेट्स की जैसे कि रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, बहुत हाँ, सारे। और बाकी आपने कंट्रीज के नाम भी सुने होंगे, किनोआ हो गया, ओट्स हो गया, ये सब टाइप ऑफ मिलेट्स होते हैं। तो यदि आप अपना नॉर्मल जो रोटी या चावल खाते हैं उसकी जगह आप मिलेट्स भी यूज करने लगे, जैसे खिचड़ी जो है वो एक्चुअली रागी और मूंग दाल की बहुत अच्छी बनती है। तो आप चावल की जगह इस चीज, ताकि ये वाली एनर्जी, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन कॉम्बिनेशन लेते हैं वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है। तो आपको जो इमिजिएटली एनर्जी जो राइस या रोटी देता है, वो मिलेट्स जो है वो आपको धीरे धीरे एनर्जी देते हैं। सेम गोज विद प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन। मानसी, टू आंसर योर क्वेश्चन, हम पनीर ले सकते हैं, करेक्ट। हम सोया ले सकते हैं, सोया के चंक्स होते हैं, सोया के ग्रैन्यूल्स होते हैं, सोया का आटा भी आता है। हम अपने चक्की वाले के पास अगर जाएं तो उसको अगर हम बोले कि हमें कॉम्बिनेशन आटा दे दो, सोया का भी ½ किलो आटा दे दो अलग, बेसन की भी, तो जब हम अपनी रोटी बनाते हैं तो हम उसमें भी प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। हम उसमें बेसन डाल सकते हैं 2 चम्मच। योगर्ट होता है, दही होता है जो थोड़ा गाढ़ा, उसका जो पानी पानी जो नीचे आ जाता है और ऊपर जो गाढ़ा गाढ़ा दही बचता है वो खा सकते हैं। और नीचे जो पानी बचाया हुआ है उसकी कड़ी बना सकते हैं, उसको आटे में डाल सकते हैं। पनीर घर में ही बना सकते हैं, उसके जो नीचे जो पानी आता है वे वाटर, वो भी हाई प्रोटीन होता है, उसमें उसकी कड़ी बनाई जा सकती है, उसमें नींबू डाल के उसका नींबू पानी भी बना के पिया जा सकता है। तो ये हाई प्रोटीन हो गए। दालें हो गई हमारी, हर तरह की जो दालें होती हैं वो हाई प्रोटीन होती हैं। बेसन है वो हाई प्रोटीन होता है। ढोकला स्टीम्ड भी होता है और हाई प्रोटीन भी होता है। खिचड़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है जो हाई प्रोटीन देता है। ज्वार के आटे आटे के बीच में पनीर डाल के पनीर के पराठे खाइए सुबह, आपकी एनर्जी काफी देर तक बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि ज्वार जो है वो मिलेट हो गया, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा, उससे आपको धीरे धीरे एनर्जी मिलेगी। और प्रोटीन, आपने जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन खाया है पनीर, क्योंकि आप देखेंगे, आप इतना 1 लीटर दूध अगर आप फाड़ते हैं उसमें इतना सा ही पनीर निकलता है, हम्म। तो वो हाई बायोलॉजिकल हो जाता है। पनीर के साथ प्रॉब्लम वहां आती है जब हम हाई फैट पनीर ले लेते हैं, मार्केट वाला बना हुआ मलाई पनीर ले लेते हैं, उसमें फैट भी आ जाता है। हम्म। लेकिन यदि आप घर में ही आप बना रहे हैं, छेना जिसको बोलते हैं, हम घर में ही अगर पनीर फाड़ के हम बना रहे हैं और उसके नीचे का जो पानी बचता है यदि हम उसको यूज कर रहे हैं, उसको फेंके ना, उसको यूज करें, और पनीर हम वो छेना भी अगर खाते हैं एक रोटी के साथ, अगर आप सुबह पनीर भुर्जी भी खाते हैं, अगर आप वेजिटेरियन है, अंडा भुर्जी नहीं खा सकते तो आप पनीर भुर्जी भी खाते हैं जवार की रोटी के साथ, आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा अच्छे रहेंगे एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। तो प्रोटीन, जैसे टोफू भी है, यदि आपको दूध की चीजें सूट नहीं होती हैं, यदि आपको लगता है कि आपका जो शरीर का स्टमक का जो पित्त है वो दूध की चीजें नहीं पचा सकता है, तो टोफू भी बहुत आसानी से मिलता है। टोफू जो है वो सोयाबीन के दूध से बना हुआ रहता है। अब इंडिया में ये बहुत अच्छे से बनता है, बहुत आसानी से मिलता है। फिर जो चीला होता है, आप सुबह बेसन का चीला नहीं खाना चाहते हैं तो आप, कभी कभी स्प्राउट्स बहुत बोरिंग लगते हैं ना, कि रोज मूंग के अंकुरित अनाज क्या खाना, कितना बोरिंग है, कितना हाँ, रोज रोज थोड़ा वही गैस चीज। भी करता है, वो गैस भी बहुत करता है वो एक साथ। गैस तब करेगा यदि आप सिर्फ उसको खाएंगे। मैं उसका एक बहुत अच्छी रेसिपी बताती हूँ। आप स्प्राउट्स लीजिए, उसको आप हम्म। मिक्सी में डालिए, उसमें 2 चम्मच भुने हुए ओट्स डालिए, हम्म। और उसमें थोड़ी सी पालक, अभी तो बारिश के मौसम है तो पालक मैं नहीं एडवाइस करूंगी रेनी वेदर में, लेकिन अदरवाइज आप पालक डाल सकते हैं। उसमें थोड़ी सी मसूर दाल डाल सकते हैं आप, भीगी हुई।
और हाँ उसके बाद इसको आप पूरा पीस के, दही 2 चम्मच दही भी डाल के, नमक डाल के, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च, जैसा आपको टेस्ट पसंद है, ये डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए पूरा अच्छे से। और फिर इसके डोसा जैसे बनाइए नॉन स्टिक पैन पे। इसके जो चीले हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है, क्योंकि आपने इसमें दही ऐड कर लिया। तो हम्म दही ऐड करने के कारण ये आसान हो गया। स्प्राउट्स एक एज के बाद हमें उसको स्टीम करके या कुक करके खाना चाहिए, कच्चा नहीं खाना चाहिए, मानसी। ओके यदि स्प्राउट्स गैस देते हैं तो उसको आपको अकेले नहीं खाना चाहिए, उसको आपको कोई ना कोई सैलेड के साथ मिला के खाना चाहिए, स्प्राउट्स की चाट बना के खाना चाहिए। यदि आप ढोकला बना रहे हैं तो उसमें स्प्राउट्स डाल दीजिए, यदि आप पुलाव बना रहे हैं तो उसमें स्प्राउट्स डाल दीजिए। आप 100 तरीके से आप स्प्राउट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको अकेले मत खाइए अगर आपको गैस होती है तो। यदि नहीं होती है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, तो रोज थोड़ी स्प्राउट्स सी। एंड दही का रायता एनीथिंग इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस फॉर and that should be a staple meal to increase protein diet for our seniors I think मैं उसमें एक और चीज ऐड, 2 चीजें और ऐड करती हूँ, चलो। स्प्राउट्स, दही, उसमें बीटरूट को ग्रेट करके, हाँ तो उसका आयरन लेवल बढ़ गया, उसमें विटामिन्स भी आ गए। और उसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए कुटा हुआ मूंगफली, भुनी हुई कुटी हुई मूंगफली, उससे भी प्रोटीन आ गया, उससे टेस्ट भी आ गया, उससे गुड फैट भी आ गया। और उसके ऊपर थोड़ी सी फ्लैक्स सीड्स या कोई सीड्स डाल के, काली मिर्च और नमक डाल के खाइए, बहुत अमेजिंग। ये मैं अपने बहुत सारे पेशेंट, हर एज ग्रुप को मैं ये प्री वर्कआउट मील देती हूँ। स्प्राउट्स, बीटरूट, दही का इसको कॉम्बिनेशन जो होता है, ये एक प्री वर्कआउट मील देते हैं। जो आपने सुना होगा बहुत यंगस्टर्स को आजकल, हम प्री वर्कआउट ड्रिंक पी के जाते हैं, हम पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन पाउडर लेते हैं, लेकिन ये सब की कोई जरूरत नहीं है। आप डाइट से भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से आप हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। यदि आपकी बॉडी में कोई जरूरत है हाई प्रोटीन की तो सप्लीमेंट लेना जरूरी है। यदि आपका मसल मास बहुत ही कम है, या यदि आपको कोई ऐसा बीमारी हुई थी जिसके कारण आपका मसल मास बहुत लूज हो गया, या अगर आप एथलीट हैं कि आपकी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, तो फिर आपको प्रोटीन का सप्लीमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज हम नेचुरली नॉर्मली, तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता कैसा है मैं अब आपको सिखा देती हूँ, बता देती हूँ, बहुत आसान है उसको कैलकुलेट करना। आपका जो वजन है, यदि आपका वजन है 70 किलो, 70 केजीज यदि आपका वजन है, तो नॉर्मल इंसान को कोई भी कंडीशन ना हो तो उसकी रिक्वायरमेंट 70 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। 70 ग्राम प्रोटीन मतलब हर आप अपने मील में 20 to 25 ग्राम्स प्रोटीन खाएंगे तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है। यदि आपको किडनी की डिजीज है, आपकी किडनीज इतनी स्ट्रांग नहीं है कि प्रोटीन को रेगुलेट कर सके या प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके, तो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको डॉक्टर बताएंगे भैया दाल मत खाओ, दूध मत पियो, पनीर मत खाओ, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है। लेकिन वो आपकी कंडीशन के ऊपर, तो हर इंसान हाई प्रोटीन चीजें नहीं खा सकता है, वो समझना बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनकी एज, जिनकी किडनीज इफेक्ट अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सी उन्होंने एक चीज करी। एक पेशेंट है, मैं आपको डिस्कस करती हूँ उनका केस। 65 ईयर्स ओल्ड थे वो अंकल, और उनकी किडनी में इशू था, और वो बड़े हेल्दी, मतलब योगा और डाइट और वॉक, मतलब बड़ा ही अच्छा लाइफस्टाइल उनका। लेकिन उन्होंने कोविड टाइम से शुरू किया काढ़ा, हल्दी डाल के काढ़ा पीना। हमारे इंडियन डाइट में हम ऑलरेडी हल्दी बहुत खाते हैं। हल्दी जो होता है उसको पचाने के लिए हाई पोटेशियम होता है, उसको किडनी एक लिमिट हल्दी खाते हैं उतनी ही पचाई जा सकती है। लेकिन उन्होंने कोविड टाइम से शुरू करा काढ़ा, अब वो इतने सालों में, अभी तक भी 5 साल हो गए तो भी वो लेते हुए ही आ रहे थे, क्योंकि आदत हो गई थी। अब हल्दी मतलब वो रोज सुबह 1 गिलास पानी में पूरी पूरी 1 चम्मच हल्दी डाल के गर्म करके फिर वो पानी पीते थे। धीरे धीरे किडनी ने, क्योंकि खाने में भी हल्दी जा रही है, दाल में भी हल्दी जा रही है, सब्जियों में भी हल्दी जा रही है, क्योंकि इंडियन डाइट में हम ऑलरेडी टर्मरिक यूज करते हैं, हल्दी हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। उनकी हल्दी एक्सेसिव हो गई, तो जब हमने पूरा उनका एनालिसिस किया, डॉक्टर्स ने मुझे केस दिया कि सोनल भाई हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि इनका क्यों किडनी में इशू आया, और फैमिली जो है उनको रीजन जानना है कि क्यों आया। मैंने रिकॉल लेना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज हुआ उनका जो पोटेशियम था वो 2 कारण से बढ़ा हुआ था और कम नहीं होता था। एक था वो जो मानसी वाली सब्जी वाली चाय थी उसके कारण, क्योंकि क्योंकि जो जो आप लेमन ग्रास, पुदीना जो आप ये डालते हैं, जो चाय में डाल के जो उबालते हैं, उनमें हाई पोटेशियम होता है।
यदि आपको ऑलरेडी किडनी आपकी पोटेशियम कर ही नहीं पा रही है, बर्न रेगुलेट ही नहीं कर पा रही है, और आप ऐसे हिडन जगहों से आप उसको और पोटेशियम दे रहे हैं। यूजुअली आपको कोई मना करेगा कि पोटेशियम मत लो भैया, कम लो, तो आप गूगल करोगे, उसमें आ जाएगा आपको नारियल पानी नहीं लेना है, आपको बनानास नहीं खाने हैं, या आपको हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, तो आपका पोटेशियम ठीक हो जाएगा। लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियों का जो सार जो सुबह चाय में जा रहा है, जो हल्दी की एक चम्मच जो काढ़े में जा रही है, वो कैसे पता चलेगी? तो मुझे बहुत डिटेल्ड, मतलब मुझे इतना उनका रिकॉल लेना पड़ा, उनके जो घर में जो खाना बनाती थी उनसे मुझे बात करनी पड़ी, तब मुझे ये पता चला कि ये चीजें उनके शरीर में अभी भी जा रही हैं। उनको हरी पत्तेदार सब्जियां तो नहीं दी गई थी, उनको पूरी सिर्फ लौकी दूधी बेचारे, मतलब वही खा रहे थे, वो सारी दूधी तुरिया वही सब खा रहे थे, लेकिन फिर भी उनका पोटेशियम ठीक ही ना हो। तो हमें पता चला कि ये जो सब्जी वाली चाय है वो, और जो हल्दी जो इतनी सारी लेते हैं, इसके कारण उनको प्रॉब्लम हुई। तो कोई भी चीज अति में, यदि आपकी बॉडी में कोई कंडीशन है, तो प्लीज आप इंस्टाग्राम स्कूल या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मत फॉलो करिए प्लीज। यदि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, आपको आपकी बॉडी में सूजन आ जाती है, आपके हाथ पैर में रात तक सूजन आ जाती है, एक एज के बाद ये होता है, क्योंकि किडनी उतनी अच्छी से यूरिक एसिड को निकाल नहीं पाती है। तो उसके लिए एक्चुअली एक और पानी वाली चीज से ही फायदा होता है। लेकिन लोग बोलेंगे अरे पानी तो ऑलरेडी बॉडी में बहुत है, तो मुझे पानी कम पीना चाहिए। तो नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। आपको एक्चुअली एक ग्लास पानी बनाना चाहिए उबाल के, उसमें आपको सौंफ, धनिया के जो दाने होते हैं वो, और थोड़ी सी अदरक, इसको डाल के आप उबालिए। और इसका इसका जो आप वार्म वाटर जो पियेंगे छान के, ये जो होता है ये डाईयूरेटिक होता है, मतलब यूरिक एसिड को बॉडी से निकाल देता है। तो आपको एक्चुअली वो चीज लेनी चाहिए। तो सुबह हम कैन यू जो रिपीट क्या करते हैं उसके अंदर? बिकॉज आई थिंक स्वेलिंग की ऑलमोस्ट सबको ही प्रॉब्लम होगी, तो लेकिन मानसी ये जनरलाइज नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे किसी को किडनी के इश्यूज हो, पोटेशियम ऑलरेडी हाई है। तो ये बहुत पर्सन टू पर्सन, यदि आपको कुछ भी इशू नहीं है बॉडी में, और अगर आपको सूजन आती है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर वगैरह सब स्वेलिंग आ रही है, नॉर्मल हाँ। है, हाँ, आपको आप डायबिटिक में ले सकते हैं, थायराइड में भी हेल्प करता है ये जो मैं बता रही हूँ। इसमें आपको लेना है 1 चम्मच, आप लीजिए ऐसे 1 गिलास भर के पानी डाल दीजिए आप, उसमें डालिए 1 चम्मच अपने जो धनिया के दाने होते हैं वो डालिए, सौंफ डालिए, फेनल सीड जो सौंफ होती है वो 1 चम्मच डालिए, और थोड़ी सी अदरक उसमें ग्रेट करके वो डाल दीजिए। अब हम्म। इसको सिर्फ एक उबाल आने दीजिए, ज्यादा मत उबालिए, उसमें उसका सार आ जाता है होते से में। फिर इसको छान लीजिए और उसको आराम से पीजिए। बहुत गर्म भी नहीं पीना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर करके आप उसको पीजिए। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक डाईयूरेटिक है, जिनको यूरिन इन्फेक्शन होते रहते हैं, यूटीआई होते रहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद वो है। जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है उनको हम बहुत ज्यादा ये देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं छोटी छोटी, ये सब साइंटिफिक पीछे इनके बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स छपे हैं इन सब के बारे में, इनके ऊपर बहुत रिसर्चेस की जा चुकी हैं। उसके बाद हम ये चीज को, क्योंकि अब मुझे 17-18 साल हो गए इस लाइन में, तो शायद जब मैं नई नई न्यूट्रिशनिस्ट थी तो तब मैं भी सोचती थी कि ये बताना है कि नहीं बताना है। लेकिन अब मुझे एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है, मैंने रिसर्चेस देखी हैं कि कैसे बॉडी में असर करता है, इसीलिए मैं अभी आपको रेकमेंड कर रही हूँ। this is good for UTI also. वेरी गुड फॉर यूटीआई सर, ये यूटीआई के UTI लिए के लिए बहुत अच्छा है सर। right. यूटीआई में कई लोग जीरा भी डाल देते हैं, पर जीरा नहीं डालना चाहिए सर। जीरा का पानी से यूटीआई और बढ़ता है। फूल धनिया, धनिया के जो बीज हैं, धनिया और सीड्स हैं, जो सौंफ डालनी चाहिए सर। धनिया और सेम। जी। ठीक क्योंकि ठीक। मतलब कई लोग देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं गूगल में, और फिर वो भी डाल देते हैं, तो फिर बोलते हैं कि हमने तो जीरा भी डाल दिया था, पर वो नहीं डालना चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान देना चाहिए। बाकी सर अगर हम देखें तो हमारे खुद के जो डाइट जो जैसे मानसी, हम लोग वहां रहते थे केनिया में, तो वहां बहुत लोग डिप्स बोलते थे, जो हाँ हमारी इंडियन चटनीज होती हैं, हाँ। जो हम हरी चटनी बनाते हैं या चटनीज होती हैं, वो कितना सुपर फूड माना जाता है वो बाहर की कंट्रीज में। हम हमसे ही वो चीज देखी गई है, एब्जॉर्व की गई है और ली गई है, अडेप्ट की गई है, और अभी वहां पे फॉरेन कंट्रीज में उसको डिप्स बोल के लोग बेचते हैं। तो हमारी रोजमर्रे में अगर आपने हरी चटनी फ्रेश रोज की खाई, अगर आपने धनिया पुदीना, उसमें अगर ठंडी के दिन है तो आंवला, यदि आपने डाल के थोड़ी अदरक हरी मिर्च ये डाल के आपने रोज फ्रेश चटनी खाई, तो वो वही एक बहुत बड़ा सुपर फूड है, विटामिन सी बूस्टर है वो। हम्म।
तो अपने जो खुद के हमारे जो खुद के जो पता नहीं आप लोग कितने लोग इडली के साथ पोड़ी खाई है आपने, वो जो पाउडर होता है, यस, पोड़ी पाउडर मिलता है, हाँ यस, वो एक सुपर फूड है, वो एक सुपर फूड है। आप सोचिए उसमें कड़ी पत्ता गया हुआ है, उसमें दालें गई हुई हैं, उसमें फ्लेवर के लिए तिल गया हुआ है, उसमें मूंगफली गई हुई है, उसमें मिर्ची, मतलब उसमें हर चीज है। वो 1 चम्मच 2 चम्मच, वो भी साउथ इंडियन इंसान अगर सुबह एक इडली, एक फिल्टर कॉफी और 2 चम्मच पोड़ी और घी, ये उनका एक मील होता है। और उसमें एक्चुअली बहुत पावरफुल होता है क्योंकि उसमें तिल होता है, उसमें फ्लैक्स सीड्स भी होती हैं, अलग अलग टाइप की सीड्स भी डली होती हैं। अगर आप वो देखें तो वो भी एक इन इटसेल्फ एक वो सुपर फूड बोलते हैं। सुपर फूड का मतलब ये होता है कि आप सुपरमैन ऑफ फूड्स, मतलब उतने में ही बहुत पावर है, बहुत सारी चीजें मिल गई, उतनी सी चीज खाने में ही बहुत मिल गया। फिर यदि आपकी एपेटाइट कम है, क्योंकि एक एज के बाद हमारी बॉडी में हमें इतनी भूख नहीं लगती है, लगता है कि अभी अगर खा लिया सुबह आज अच्छे से भरपेट पराठे वराठे खा लिए तो अब हमको भूख नहीं लगेगी। लेकिन बॉडी को पोषण तो देना जरूरी है। अब सोचिए अगर आपका वजन है 70 kg और अगर आपको 70 ग्राम प्रोटीन खाना है, तो सोचिए अगर आपने एक दिन का एक मील खाया ही नहीं तो वो 20 ग्राम प्रोटीन तो कम मिला उस दिन आपको, तो उस दिन तो आपका मसल लॉस ज्यादा हुआ। तो उस दिन आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको भूख नहीं लग रही है तो भी एक ग्लास छाछ, यहाँ पे जितने गुजराती लोग हैं वो अग्री करेंगे, छाछ जरूर एक ग्लास पीते हैं। और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है गुजरात का, मैं लास्ट 2 साल से गुजरात में हूँ, अहमदाबाद में। मतलब वो कितना भी हैवी खाना खा ले, बेसन से भरा हुआ खाना फ्राइड खा ले, लेकिन वो छाछ जरूर पियेंगे। छाछ इन इटसेल्फ वो, अगर गाढ़ा छाछ पिया तो इन इटसेल्फ वो एक थिक चीज हो जाती है, वो एक उसमें प्रोटीन आ जाता है, उसमें प्रोबायोटिक आ जाता है। फिर उसमें वो डालते हैं अदरक का पाउडर, उसमें डालते हैं वो पुदीने का पाउडर, मतलब इतनी सारी चीजें वो डाल के बनाया जाता है। फिर उसके बाद जीरे का तड़का। तो आप अगर कुछ भी नहीं खाना है आपको तो एक ग्लास छाछ ही पी लीजिए ये सारी चीजें डाल के, तो आई थिंक आपका थोड़ा फास्टिंग बहुत। के लिए दैट्स अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो, कि फास्टिंग में आपको दही अलाउड रहता है। तो अगर जी जी आप जी। एज अ रेगुलेशन फास्ट कर रहे हो तो शाम को बैलेंस आउट करने के लिए एक ग्लास छाछ पी लीजिए। तो ऑल द सीनियर सिटीजन, आई थिंक दैट्स अ वेरी फैबुलस आइडिया कि यू हैव टू हैव अ प्लेन छाछ व्हेन यू आर फास्टिंग। तो दैट इज समथिंग दैट विल बैलेंस आउट, दैट्स अ वेरी और वो सुपर गुड। हल्का भी होता है स्टमक के लिए, वो दूध जितना हैवी भी नहीं होता, वो सप्लीमेंट्स जितना हैवी भी नहीं होता। जैसे सेठ सर, आपको डायबिटीज है तो आपको वो टेंशन भी नहीं रहेगी कि अरे मेरे शुगर लेवल ना बढ़ जाए। तो आप डायबिटीज मतलब बहुत ही सेफ चीज है, आप दही की कोई भी चीज ले लीजिए, एक कटोरी भर के सिर्फ रायता भी खा लीजिए तो भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो कोई एक प्रोटीन वाली चीज उस टाइम पे खा लीजिए, जो स्प्राउट्स है उसको स्टीम करके वो खा लीजिए, मखाने काले चने खा लीजिए एक मुट्ठी भर के, लेकिन कुछ ना कुछ उस टाइम पे खाइए प्रोटीन का, वो चीज को मिस मत करिए। और but यदि आपकी milk बॉडी and में, milk products, sorry, milk and milk products also, leads to the diabetes nowadays, doctors are telling. सर And डिपेंड curd is करता है। supposed, they are telling curd is having the maximum, diabetic effect. That is surprising, I have come to know. No. That is not correct. That is Not not correct. correct, na? सर ऐसा Not कोई correct. रिसर्चेस नहीं है सर, कोई ऐसी रिसर्चेस रिसर्च शो नहीं नहीं है. करती सर। दिस इज ए व्हाट्सएप एंड फेसबुक ज्ञान ओनली. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नॉलेज है। हाँ, यहाँ हाँ, पर सर यूनिवर्सिटी वही, का. डॉक्टर सर निशा वही हमारा वही हमारा रोल आता है, हम एज No, न्यूट्रिशनिस्ट। I think Viswajit Roy, who gives lot of यस, lectures on डॉक्टर diabetes. विश्वजीत राय, हाँ, वो Yeah, बताते हैं he इसके says लिए that दही के you लिए. stop milk and milk products, it will make a difference a lot. No. कर्ड सर इज वेरी उसके गुड, पीछे कर्ड इज वेरी गुड. वो गलत भी है और वो सही भी, मैं बताती हूँ उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि अभी जो हम जो दूध लेते हैं, जो डेयरी से जो लेते हैं, जो फ्रेश दूध Hmm. वाला जो दूध लाके देता है, सर अभी जो जो चारा भी है जो गाय खाती है, वो भी उतना ऑर्गेनिक नहीं मिलता जितना पहले मिलता था। तो अभी गाय अच्छे से दूध दे उसके लिए गाय को हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। Yes, yes. सर या. उस कारण से दूध का जो सोर्स है वो अगर रिलायबल नहीं है तो सर वो, क्योंकि क्योंकि डायबिटीज भी हार्मोन रिलेटेड चीज है, इंसुलिन जो है हार्मोन रिलेटेड, तो सर ऊपर नीचे Hormone. हो सकता है। तो आपका सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्ट सर कहाँ से है, उस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको वो खाना सूट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे इस कारण से ही यदि आप पैकेज दूध लें रिलायबल जगह से जहाँ पे ऑलरेडी सेफ्टी टेस्ट होते हैं, वो ज्यादा सेफ है रैदर देन आप अगर दूध वाले से दूध ले तो तो। एक दूध के लिए ना देर इज समथिंग कॉल्ड एज वेगन डाइट। आजकल वेगन बहुत पॉपुलर हो चुका है, Yeah, वेयर बाय vegan. वो डेयरी लोग डेयरी फ्री। डेयरी फूड को अवॉइड कर रहे हैं।
तो आई थिंक वेगन जाने से पहले वी रादर सिट एंड डिस्कस विद अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, ताकि आप वेगन को एप्टली अपने डाइट में इंक्लूड कर सके, रादर देन ब्लाइंडली ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉलो करने से अच्छा वी कैन स्पीक टू समवन एंड वर्क ऑन अ वेगन डाइट, बिकॉज वेगन डाइट्स आर आल्सो वेरी हेल्पफुल. लोग बहुत सारी कंडीशंस में वेगन डाइट हेल्प होती है। फॉड मैप करके एक डाइट होती है जो कि आपकी आईबीएस मतलब आपका इरिटेबल हाँ बॉल जी, सिंड्रोम जो हाँ जी है। मधुकर जी. जी जी मधुकर जी बोलिए। I just wanted to request for a leave because somebody has just come. Sure, So but I'll have to thank you log so out. much Yeah. Madhukar ji. Thank नो you. प्रॉब्लम, Thanks a इट वाज lot. नाइस टू मीट यू। Yeah, it was very knowledgeable session, I would say. I have learned a lot of new things. And before I leave, I just wanted to tell you to have a discussion on this. मेरे हिसाब से जितना मैंने स्टडी किया है, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट आई एम एन इकोलॉजिस्ट. सो मैं नेचर को और सब प्लांट बायोडाइवर्सिटी ये सब स्टडी करता रहता हूँ. मुझे ऐसा लगता है, और हिस्टोरिकली भी इंडियन कल्चर में ऐसा है, कि दो चीज़ें, जैसे आपने सुपर फूड्स की बात की, एक तो जिसको हम कहते हैं सहजन, मोरिंगा, मोरिंगा। और दूसरा कड़ी पत्ता. अगर ये सब लोग अपनी डाइट में शामिल कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि सुपर फूड वाला काम ये कर सकते हैं. हंड्रेड लाइक परसेंट 100% you आई can एग्री। have a detailed discussion on that, and I'll have to take a leave now. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Bye Thank you, bye. थैंक यू Mansi ji, थैंक for यू। connecting me for this. आपका रिमाइंडर नहीं आता Ma'am, तो I would have you missed just this wonderful please session. please clear one thing about dry fruits, about nuts. कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि कैश्यू नट इज नॉट गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल. कुछ कहते हैं कि वन शुड टेक रेगुलर इन मॉडरेट क्वांटिटी. व्हाट इज द फैक्ट? व्हाट इज द फैक्ट? सर काजू में फैट ज्यादा होता है। फैट यदि होता है. आपका हाँ यदि आपका लिपिड प्रोफाइल जो है, यदि आपका जो बॉडी लिपिड प्रोफाइल वो टेस्ट है, रिपोर्ट है जो कि आपका हाँ. बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल है कि नहीं वो आपको बताता है। तो यदि आपकी बॉडी में सर फैट ऑलरेडी ज्यादा है तो फिर आपको काजू नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसका भी फैट ज्यादा होता है सर। फैट है उसमें ज्यादा. जी Please, उसमें what फैट हाई होता dry है। fruits would you suggest if someone with a high cholesterol would like to incorporate dry उसमें fruits? बहुत इंडिया में जो आसानी से मिलता है उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ सीड्स होती हैं। मैं सीड्स को भी मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि उसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स तो बोलते हैं लेकिन हम सीड्स को भूल जाते हैं, बल्कि वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ड्राई फ्रूट्स में सर आप बादाम खा सकते हैं। उसको भिगो के खाएंगे तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज्यादा होती है। बादाम को भिगोना चाहिए ताकि उसको वो आसानी से पच सके और उसका ऊपर का छिलका उतार देना चाहिए क्योंकि रात भर में जब उसको सोक किया तो उसका ऑक्सैलेट्स जो उसके इनहिबिटर्स होते हैं वो उसमें छिलके में आ जाते हैं, तो आप वो हटा दो तो फिर आप आसानी से पचा सकते हो। और आपको साथ में वॉलनट सर, अखरोट जो होता है वो बहुत आसानी से मिलता है और बहुत अच्छा होता है, आपको वो खाना चाहिए। उसके अलावा यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपको अंजीर भी भिगो के खाना चाहिए, वो भी बहुत फायदेमंद होती है। ये तीन तो आसानी से खाया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपको रात में नींद आने की प्रॉब्लम है तो फिर आपको रात में खाने खाने के बाद आपको सनफ्लावर और पंपकिन सीड्स का कॉम्बिनेशन भून के हल्का सा रख लीजिए और उसको मुखवास जैसे आप खाने के बाद खाइए। उसमें मैग्नीशियम होता है जो कि नींद में हेल्प करता है, अच्छी नींद आने के लिए। तो आप ये सब चीजें खा सकते हैं सर। आप सीड्स खा सकते हैं, उसमें आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं सीड्स का, उसमें फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स को आप हल्का सा भून के इसको आप एक मुखवास बना के आप रख सकते हैं और सोने के पहले आधे घंटे पहले या 20 मिनट पहले आप वो खा सकते हैं, फिर ब्रश कर सकते हैं कि सो सकते हैं। और सुबह के टाइम में सर आप अगर 5-6 बादाम भीगे हुए खाए, आपने आपने 2 अखरोट खाए तो वो भी आपके नट्स की काफी हद तक मतलब नीड्स जो है वो पिस्ता पूरी इज कर। ऑल्सो गुड. पिस्ता. सर पिस्ता इज पिस्ता भी ऑल्सो अगर गुड. आपका शुगर लेवल्स बहुत हाई है तो उसको थोड़ा अच्छा. कंट्रोल में खाना चाहिए, लेकिन अगर ठीक. आपने हफ्ते में थोड़े से पिस्ता खाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। राइट. ठीक है. एक कॉम्बिनेशन, अगर किसी को शुगर नहीं है, डायबिटिक नहीं है, और यदि आपको बहुत ब्लोटिंग या गैस रहती है, यदि आपको रिफ्लक्स हो जाता है या बहुत ज्यादा डकारें आती हैं या बहुत ज्यादा गैस पास Very होती है common problem. हाँ जी, तो acidity is हाँ, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा रामबाण है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर शुगर लेवल हाई है तो नहीं करना है। अगर नॉर्मल है शुगर लेवल तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि 1 चम्मच सौंफ आप भिगोइए
थोड़े से ही पानी में, और उसमें आप 4-5 जो काली किशमिश होती है, मुनक्का जिसको बोलते हैं, काली मुनक्का। किशमिश होती है, वो डाल के भिगो के नेक्स्ट डे इसका पानी फेंक दीजिए, और ये जो बचा हुआ है नीचे मुनक्का और सौंफ, उसको चबा चबा के खाइए। उसको जो चबाते हैं उसका जो कॉम्बिनेशन निकलता है वो हमारे थूक के साथ मिलके वो एक दवाई बनाता है, वो एसिडिटी के लिए। आप यदि 1 से 2 महीने ये रेगुलरली करेंगे, आपकी एसिडिटी, रिफ्लक्स सब बंद हो जाएगी। इसका क्लेम मैं कर सकती हूँ, ये मेरा खुद पर्सनली ट्राई किया हुआ नुस्खा है, और ये बहुत इफेक्ट काली करता है। द्राक्ष और क्या? काली द्राक्ष और दूसरा क्या? सौंफ सर, वरियाली सौंफ, उगाड़ी वाली, ओके। वरियाली सौंफ, Great. इसको भिगो के लीजिए आप सुबह। सौंफ यज्ञेश एंड जी कुछ मुनक्का। फिर दूसरा क्या डालने का? सौंफ और काली किशमिश जो होती है, मुनक्का, हाँ हाँ हाँ, काली द्राक्ष, काली द्राक्ष। काली द्राक्ष। काली रात को द्राक्ष, भिगो के रखने का। रात को भिगो के रख लीजिए आप उसको, और सुबह उसका पानी फेंक दीजिए, उसका पानी नहीं पीना है। Yeah, but you have to choose this thing. वरियाली और काली द्राक्ष को च्यू कर देना है। च्यू करना है उसको, चबा चबा के, मुंह में उसको गटकना नहीं है, उसको चबाइए बहुत ज्यादा मुंह में। तो फिर आपको वो जो जो थूक के साथ, जो अपने सलाइवा के साथ वो जो मिक्स होता है, फिर हम जो अंदर लेते हैं वो दवाई होती है। सेम जो मेथी का असर होता है, मेथी को आप रात में सोक करिए, उसका पानी पी लीजिए, मेथी के दाने चबा चबा के, उसमें एक लिसलिसापन आएगा, तो वो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी चीज है। उससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। यदि आपका शुगर लेवल हाई है, तो आप यदि आपने जैसे कि कोई बाहर गए, आपने डायबिटिक या तो आपने कुछ मीठा खा लिया, तो नेक्स्ट डे ये 4-5 चीजें खाइए, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। आप मेथी भिगो के वो खाइए नेक्स्ट डे, आप करेले की सब्जी खाइए उस दिन, मेथी की सब्जी खाइए, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बॉडी उसको रेगुलेट कर लेगा कि भाई कल तुमको हमने बहुत ज्यादा इंसुलिन को बहुत तकलीफ दी हमने, क्योंकि शुगर हमने ज्यादा ली, तो आज हम उसको एकदम रिलैक्स कर देंगे, हम उसको एफर्ट नहीं डालने देंगे ज्यादा। तो आप बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज की ज्यादा होगी तो फिर प्रॉब्लम देगी। Thank you so much, Sonal. आज I think we've got an amazing insight from you. Anybody यहाँ पर और questions है डॉक्टर सोनल के लिए? Anybody here? Yeah, one question. हाँ जी, यस प्लीज प्लीज बोलिए। अच्छा सोनल जी, we used to take everyday milk with haldi. जी I think from my childhood, today I am 73. Every day we take milk with haldi. It's good. सर, इट इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स, यदि आप दूध पचा पाते हैं। और यदि Yeah. एक्चुअली इसका जो आप देखिए सर, अगर पुराने जमाने से आज इसकी रिसर्चेस जो हुई हैं सर, हल्दी का दूध रात में पीना बहुत, क्योंकि हल्दी अगर उसमें डाल दी तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी बन जाता है। मतलब अगर बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन है तो फिर वो खत्म हो जाता है। तो हल्दी का दूध, और दूध जो है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है बॉडी में, तो आप जब रेस्ट में भी हैं तो भी आपको पित्त जो होता है, एसिड्स जो है वो इतने ज्यादा नहीं फॉर्म होंगे जितने होते हैं। लेकिन सर दूध जो है वो सब लोग पचा नहीं पाते हैं इतनी आसानी से, इस कारण से आप पी के देखिए। और यदि आपको लगता है कि आपको दूध बहुत हैवी लगता है, यज्ञेश जी मतलब बहुत अच्छा है, अगर आप पी पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है। यदि बाकी लोगों को लगता है कि मेरे लिए दूध पचाना आसान होगा कि नहीं, ट्राई करना है, तो आप आधा दूध और आधा पानी उबालिए हल्दी के साथ, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी के साथ, वो पी के देखिए आप, यदि आपको सूट होता है कि नहीं। क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, यदि आप पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन कॉफ है अगर, तो रात में दूध अवॉइड करिए पीना। Yeah, लेकिन मॉर्निंग में we are taking. सर बहुत अच्छा है अगर आप पी रहे हैं दूध हल्दी के साथ, तो इट इज वेरी हम गुड, बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तभी से पी रहे हैं। बचपन वेरी से गुड, आदत रहती है। बहुत अच्छा है बचपन की सर। आदत है। या Because we brought up in the village. There we have got गाय भैंस सब घर पे ही रहता था, तो जो भी दूध आता था उसमें हल्दी डाल के मम्मी पिला देती थी। मतलब सर वो तो बेस्ट है कि अगर आपको मालूम है कि दूध आ भी कहाँ से रहा है, मालूम है उसमें 0% चांसेस है एडल्ट्रेशन होने की, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता सर। और आप सर मानेंगे नहीं, ऐसा आजकल लोग कर रहे हैं, मतलब जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं वो अपनी खुद की गाय एक्चुअली घर में रख रहे हैं। मतलब या सामने या BMW खड़ी होगी, लेकिन घर के पीछे एक भैंस भी होगी। आजकल एक्चुअली लोग वो कर रहे हैं ताकि उनके घर में ही से ही घी दूध पनीर सब घर का ही बना हुआ निकले। तो मेरे तो कुछ पेशेंट्स भी हैं जिनके घर में ही उन्होंने गाय भी रखी हुई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई एडल्ट्रेशन वाली चीजें ही ना आए घर में। Great. Like we have seen in अभी Nairobi. बम्बई में हमको दूध Nairobi. कैसा मिलता है मालूम नहीं। वी आर बाइंग अमूल या
गोकुल। गोकुल या अमूल। सर वो और सब ये चीज ठीक मैंने होगा नैरोबी क्योंकि में देखी थी जी कि काफी लोगों के घर पे भैंस या गाय रहती थी। जी 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 सर। सर ऑल्दो अगर आप पैकेज दूध ले रहे हैं कोई रिलायबल जगह से जैसे अमूल वगैरह से, तो सर आप आपका जो अमूल का जो दूध देते हैं जो वेंडर हैं, और अगर वो रिलायबल है तो वो प्लीज कंटिन्यू करिए, क्योंकि अमूल वगैरह जो है वो इतने रेगुलेटरी से जाते हैं, उनके पीछे इतने सारे चेक करने वाले लोग पड़े रहते हैं कि वो एक्चुअली वो सही होता है, क्योंकि वो पैस्चराइज्ड के सिस्टम से जाता है। मैं खुद या अमूल की फैक्ट्री जा चुकी हूँ, और मैंने वहां देखा है कि वहाँ कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। वहाँ कितनी टेस्टिंग होती है सर, वहाँ गवर्नमेंट की बॉडीज भी होती हैं जो टेस्ट करती हैं, वो मेक श्योर करने के लिए कि ये अच्छा क्वालिटी है कि नहीं। तो सर उसमें चांसेस एरर के होने की बहुत कम है। तो वो ठीक है सर, वो रिलायबल है, हम वहां से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फेक नहीं होना चाहिए, आजकल कई लोग अमूल का लोगो लगा के Yes, yes. फेक भी बेचते हैं, तो वो हमें ध्यान नहीं देना नहीं नहीं। है। जी Anybody else has any question यहाँ पे? मनोहर या जी, नरेश जी, रवि No one. रवि जी, और कोई क्वेश्चंस है? Thank you so much. नहीं, थैंक thank यू you, वेरी जैसे मच सोनल। Sunil. And next week we'll have dietitian Nisha Bajaj here, जो हमारे साथ आज है. Nisha ji, if you can introduce yourself. Our idea is that next week we're going to talk about bowel and urine leakage. So this is an extension to our today's session, whereby she's going to take up this topic for all of us. Nisha ji, I'll add you to our group also, and we will start discussing on this topic. So by the time we all meet in person next week, हम लोग ये जो प्रॉब्लम है, रवि जी आप जरूर जाइएगा. प्रॉपर यूरिन और बावल लीकेज कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, will be an open conversation because there's nothing to shy Yeah. of कि हमारे That पास That नुस्खे. is the major concern is actually from the senior people. And the problem is, the major concern is like they are facing the issue, but they don't openly talk बोल about नहीं it. पा रहा है. करेक्ट करेक्ट, Yeah. एब्सोल्युटली So if ex- they ask, if someone know like they have a problem, then only they people can serve the help. करेक्ट. If they are not aware about it, that the person is facing the issue, even I've seen families, like I have a Parkinson patient, he is facing the issue at the age of 70, but he is not discussing this personal thing, keeping these kind of condition as करेक्ट. personal It is is nothing to not shy right. off from. Absolutely. Right, don't shy on that. Openly talk to the family, and they may give you good support over it. That Madam, I yes, got one question. If you are given chance, I want to Sure, ask sir. one Sure, question. sir. yes, Sure, please, sir. yes, please. मैडम मुझे कुछ दिनों से चलता हूँ तो थोड़ा बैलेंस कम ज्यादा होता है. 67 इयर्स की एज है. मैं वर्टिको नहीं है, रूल्ड आउट हो गया. ईएनटी से कंसल्ट हो गया, मेरा न्यूरो का हो गया. डायग्नोसिस नहीं हो रहा है. तो चले जब थोड़ा बैलेंस ऐसा टर्न लेता हूँ घर में, थोड़ा बैलेंस अनइवन रहता है. तो ये क्या वजह से हो सकता है, क्या करना चाहिए? ये B12 के इंजेक्शन ले रहा हूँ कम है बोले तो, विटामिन डी के टैबलेट्स भी ले रहा हूँ मैं. So there are three reasons for it, Mr. Govinda. Like the first reason is आपके एनर्जी सेल्स. जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हम पैसे की करेंसी यूज करते हैं चीजें एक्सचेंज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए. ऐसे हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है, दैट इज डिफरेंट. वी कॉल इट एटीपी. सो जो बॉडी में एज के साथ में जो एटीपी करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी, उसका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है. So after certain age, we need to push our body to generate that currency. Second thing is like आपका, as Sonal also said, like कि sarcopenia बोलते हैं हम. जैसे आप 50 क्रॉस करते हैं, आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है. जैसे फीमेल में एक मेनोपॉज होता है, ऐसे मेल में भी एंड्रोपॉज होता है. मेनोपॉज में और एंड्रोपॉज में आपकी बॉडी का 20 to 30% मसल लॉस हो जाता है. उस टाइम पे अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन इनटेक उतना इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, सो आपका मसल लॉस हो गया, आपके पैर वगैरह एकदम थिन हो गए, एंड देन फिर वो आपके जो कॉग्निटिव बिहेवियर होता है उस पर भी वर्क करता है, देन वो प्रॉपर्ली बैलेंसिंग नहीं हो पाता. एंड ब्रेन को आपके मोस्टली सिग्नल जब आप बैलेंस करते हैं, इट मीन्स आपकी जो बॉडी है बैलेंसिंग है, आपके बॉडी पार्ट्स है, वो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है, तब आपका ब्रेन उसको प्रॉपर्ली समझता है.
बट अगर इन केस आप डार्क खाने में या कहीं पे भी आप प्रॉपरली नहीं खा रहे हैं, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, यू आर टेकिंग लॉट्स ऑफ मेडिसिन लाइक डायबिटीज की मेडिसिन है, थायराइड की मेडिसिन है, तो वो जो हमारे बीच का कनेक्शन होता है बॉडी पार्ट्स का एंड ब्रेन का, वो सिग्नल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड वो वायर कट हो जाती है। जब वो वायर कट होती है तो आपकी बॉडी आपको मैसेज भेजती है, बट ब्रेन वो मैसेज समझता नहीं है एंड वी आर नॉट एबल टू बैलेंस इट आउट। सो वी हैव टू करेक्ट ऑल द थिंग्स। मसल इंक्रीज करना है, साथ में आपका एटीपी प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, जिसके लिए B12 डिफिशियंसी है, आयरन डिफिशियंसी है, रूल आउट। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप साल में एक बार वाइटामिन एंड पूरी फुल बॉडी का ब्लड चेक कर लेते हैं, विच इज वेरी मच नीडेड आफ्टर 40। एवरी ईयर यू शुड डू लाइक फुल बॉडी ब्लड टेस्ट। जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है मेरा विटामिन कम है, मेरा B12 कम है, मेरा आयरन कम है। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मे बी सोनल इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग लाइक कि जब आप चेक करते हैं तो व्हेन वी सी कि लॉट्स ऑफ डिफिशियंसीज आर देयर, इट मीन्स गट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। सारी चीजों का खाने का डाइजेशन आपके गट में होता है, एंड इन दैट केस अगर आपका गट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपको बहुत सारी डिफिशियंसीज हो रही है। सो फर्स्ट करेक्ट योर गट। We can start with curd and all probiotic things, or we can add on like supplement. पहले होता था supplement में सिर्फ Bicosul. I've seen my dada nana, they are still having Bicosul, they are having calcium tablets. But in a new culture, जैसे जैसे हम urbanization कर रहे हैं, the major concern is your bacterias which is there in a gut. So अगर gut के bacterias आप properly balance करते हैं with the right strain, ऑटोमेटिकली अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, विटामिन्स का अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, एंड सार्कोपेनिया में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एंड जो इन्फ्लेमेशन यूज होती है, ये साल में जो एक बार टेस्ट कराते हैं रिपोर्ट्स वगैरह, ये जनरल फिजिशियंस को बता के जो बोलते हैं, या न्यूट्रिशन को भी बताना चाहिए क्या साल में एक बार? जो जैसे आप साल में एक बार जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं कंसल्ट करने, ऐसे ही साल में एक बार आपको वो रिपोर्ट्स के साथ न्यूट्रिशन को भी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर है वो आपके हार्मोन्स देख रहा है कि आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड है, या आपको किडनी में इशू है, या कोई भी कंसर्न है। बट अगर आपकी वही चीजें आप खाने से कैसे करेक्ट करेंगे, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अभी सो वो आपको गोविंदा न्यूट्रिशन सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, जैसे That गोविंदा can जी एक और चीज आप करवा सकते हैं, बहुत सिंपल सा एक चीज होती है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, उसको या BCA बोलते हैं। जो हम अपना वजन यूजली पहले जैसे हम अपना वजन देखते हैं ना वेइंग स्केल पे खड़े होके, वैसे तरीके से ही होता है वो। यूजली सारे हेल्थ केयर सेंटर्स में उसकी मशीन होती है, तो आप कहीं भी आसपास पूछेंगे कोई जिम वगैरह में तो मिल जाएगी। अगर आप अपना बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कराते हैं, मतलब BCA करते हैं, वो एक जैसे वेइंग स्केल होता है ना, आप उस पे खड़े होते हैं और आपका वजन आ जाता है, तो वैसे ही बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस बताता है कि आपकी बॉडी में कितना मसल मास है, कितना फैट मास है, कितना आपका उसमें बोन मास है, कितना मिनरल है। तो उससे आपको मालूम चलेगा कि आपको कहीं सार्कोपेनिया है तो नहीं, क्योंकि वो आपको ब्लड टेस्ट से नहीं मालूम चल पाएगा। आपको उसके लिए BCA कराना पड़ेगा, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। वो तो कहाँ पे यदि होता है? सर आपके घर के पास यदि आप कोई सर कहाँ रहते हैं? यहाँ आप कहाँ रहते हैं सर? मैं हैदराबाद में रहता हूँ, तो कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर में होता है क्या? हाँ जी, डायग्नोस्टिक? हाँ जी। सर डायग्नोस्टिक सेंटर में नहीं होता सर है, वेलनेस सेंटर में होगा। अच्छा, वेलनेस, ओके ओके, सर गॉट इट वेलनेस गॉट इट। सेंटर में होगा सर, जिम में भी होते हैं सर, जिम में भी मिल जाता मोस्टली है। जिम, अच्छे जिम जो होते हैं वो लोग रखते हाँ। हैं। बिकॉज जब आप वेट लॉस करते हो, हम बहुत खुश हो जाते हैं हमारा वेट लॉस हो गया, 5 किलो वेट लॉस किया, बट वो 5 किलो में आपने कितना फैट लूज किया, कितना मसल लूज किया, नो वन अवेयर अबाउट। तो मसल यदि एक बार आप लूज हो हाँ गया तो गेन करना बहुत मुश्किल होता है। आप बाय द वे, मैं 25 साल से डायबिटीज है मुझे, और टैबलेट से कंट्रोल है। 6.4 6.5 3 मंथ एवरेज रहता है, और फास्टिंग 120-25, और पोस्ट लंच 150-60 रहता है। तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना ये? Yeah, it is. गोविंदा जी आप वो देख रहे हैं कि मेडिसिन के साथ अंडर कंट्रोल है। बरोबर है, बरोबर है, अगर आप एक दिन, मतलब आपकी जो डायबिटीज है वो मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो गई ना, अगर बिल्कुल आप एक बिल्कुल। दिन मेडिसिन, आप मेडिसिन के साथ आप देख रहे हैं HbA1c बढ़ा हुआ है, हाँ, आपका ब्लड शुगर, नॉर्मल ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ है, आपका PPP बढ़ा हुआ है, वही अगर आप एक दिन बाय मिस्टेक मेडिसिन नहीं लेते हैं तो वो सारी चीजें शूट अप हो जाएगी। तो ठीक है, तो राइट? मेडिसिन लेके चलाना है ना अभी, और क्या कर सकते नहीं, हैं? आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं।
वी हैव सीन कि 70s में भी अगर आप विल पावर कर रखोगे तो आप डायबिटीज को उस एज में भी Reversal. काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एंड भाई, डायबिटीज की जो मेडिसिन होती है वो 3-4 तरीके की होती है। एक आपका ब्लड शुगर निकालती है, एक आपका ब्लड शुगर बनने नहीं देती है, एक आपका किडनी पे इम्पैक्ट करती है। सो आपकी जो मेडिसिन है, 3 अगर ये 2 मेडिसिन ले रहे हो, आप उसमें से एक भी कम कर देते हो तो उसका आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये सब डायबिटोलॉजिस्ट से डिस्कस करके क्या करना है वो करना पड़ेगा ना, या कोई न्यूट्रिशियंस भी एडवाइस एक करेंगे? बार आप न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट से मिले, दैट इज वन ऑफ द वेरी, ओके, और आई थिंक अपनी सारी तकलीफें ना न्यूट्रिशन से सॉल्व हो सकती है। तो बढ़िया। डेफिनेटली सर, आपने इतने दवाइयाँ डॉक्टर ले लिए, तो डेफिनेटली आप एक न्यूट्रिशनिस्ट ट्राई कर सकते हैं। तो ये वेलनेस सेंटर में रहते हैं ना न्यूट्रिशन वगैरह हाँ, सब? गोविंद सर लाल जी, वेलनेस आजकल डाइटिशियंस में अलग अलग टाइप की पढ़ाई होती है। जैसे इंजीनियरिंग में होता है, अच्छा डॉक्टर्स में अच्छा, होता है, ऐसे डाइटिशियंस में भी अलग अलग होता है। अगर आपको प्रॉपर डायबिटीज पे वर्क करना है, सो आपके एरिया में डायबिटीज एजुकेटर करके होते हैं, जो गवर्नमेंट के सर्टिफाइड डाइटिशियंस होते हैं। अच्छा। वो आप कंसल्ट करोगे, वो आपको डायबिटीज रिवर्स करने में हेल्प करेंगे। तो ये बड़े हॉस्पिटल्स में रहते हैं या वेलनेस सेंटर में रहते ये हैं जो? हॉस्पिटल्स में भी, मैं भी एक वेलनेस, सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हूँ, मैं या ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ। यदि आपको कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन आपसे सर, डिस्कशन आप कर ग्रुप सकते में हैं क्या? है सर? तो गोविंद आपका नंबर वगैरह आप थोड़ा सर, ग्रुप हम में ग्रुप डाल में, मैं देंगे? सर, मानसी आप को बोलती हूँ, ग्रुप वो में है, डालेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में है सर, सीनियर सिटीजन क्लब में। हाँ, मैं हूँ ना। हाँ, तो वहीं पर ना सोनल जी भी है एडेड, तो वी विल अच्छा, गेट यू कनेक्टेड, तो वो आपको हेल्प कर ठीक है देंगे। ठीक है सर ठीक है। इसमें तो कैसा होता है ना सर, अभी जैसे हमें बॉडी में हमें कोई डिजीज है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। हमें अगर बराबर। बॉडी मूवमेंट में कुछ इश्यू है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। पर सर खाना जो है आप दिन में 3 बार बॉडी में डाल रहे हैं, तो आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास तो जाना ही चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स आपको वो नहीं बता पाएंगे सर। डॉक्टर्स आपको एक रेगुलर लिस्ट दे देंगे कि ये 5 चीजें मत खाओ, ये 5 चीजें खाओ, क्योंकि ये उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं होता है सर। तो इसीलिए एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना, ये समझना, रूट कॉज से समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। सोनल जी, मैं समझ गया, तो आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं ना? सर आप मुझसे भी ऑनलाइन ले सकते हैं सर, नहीं तो जैसे कि निशा जी ने बताया, आपके घर के पास भी डायबिटीज ओके क्लिनिक भी ओके, होंगे, जहाँ पे वो लोग न्यूट्रिशन बढ़िया। के डायबिटीज के पर्सपेक्टिव से ग्रुप्स बनाते हैं। वहाँ पे डायबिटिक सपोर्ट ग्रुप भी ओके। होते हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो या आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। तो सर आजकल तो मतलब डायबिटीज के लिए तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं सर। एंड गोविंद लाल जी, जब आप नहीं, जैसे डायबिटीज कंट्रोल करने पे हेल्प करते हैं ना, चाहिए, सो उसमें क्या होता है मेनली, ब्लड शुगर कब आपका बढ़ रहा है, कब लो हो रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर के आसपास हैं जिनको आप फिजिकली जाके मिल सकते हैं, एंड आप प्रॉपर एक ट्रैक शीट पे आप प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा सुबह इतना शुगर रहता है, शाम को इतना रहता है, खाने के बाद इतना रहता है। एंड उसके बेस पे जो डायबिटीज एजुकेटर होते हैं, देन वी डिसाइड यहाँ पे शुगर इतना स्पाइक हो रहा है तो इसके लिए हम क्या चीज दें जिससे शुगर स्पाइक ना हो। इवन सोनल कैन हेल्प यू इन दैट वे, ऑनलाइन कंसल्ट करके, एंड वी ट्रैक ऑल द ब्लड शुगर। एंड सोनल जी, ट्रस्ट, आप कहाँ बैठते हैं? बॉम्बे में बैठते हैं? कहाँ बैठते नहीं हैं? सर, मैं अहमदाबाद में हूँ अभी सर। Ahmedabad. अच्छा, अहमदाबाद में। बॉम्बे तो मैं आते जाते रहता हूँ बिजनेस ट्रिप से, मैं बॉम्बे देखा आप बॉम्बे है मेरे तो से मिल आके मिल लेंगे। सकते हैं गोविंद लाल जी कभी भी। हाँ जी। आप बॉम्बे बॉम्बे रहते हैं क्या निशा जी? हाँ जी, मैं मुंबई में रहती हूँ, कहाँ कहाँ पे रहते हैं बॉम्बे आप? मलाड में। ओके हमारा जो क्लिनिक है वो मलाड में ओके है। ओके, कभी मैं बॉम्बे आए तो फोन करके आऊंगा फिर। प्लीज। डेफिनेटली। बस ऐसे मिलेंगे और। हाँ, हाँ आप मुझे लिख दीजिएगा, सो आई विल हाँ, कनेक्ट टू बोथ ऑफ देम। तो आप ओके, जहां पर भी हो तो उस हिसाब से यू कैन गेट सॉर्टेड आउट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये चाय पे चर्चा संडे, बहुत थैंक नॉलेज यू बढ़ सर, रहा है, घर बैठे थैंक इतना यू सो मच। नॉलेज मिल रहा है। भगवान आपको बहुत बहुत थैंक यू, खुशहाली दे, उन्नति करे। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। कितने लोगों का थैंक फायदा हो रहा है यू। देखिए ना, कितनी चीजें हमको मालूम नहीं है, कितना अवेयरनेस हो रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू गॉड सो या मच। ब्लेस यू मानसी, ऑल।
सीरियसली आई थिंक मानसी यू कैन पैट योर बैक, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत ही मतलब हर हफ्ते कुछ एक नया टॉपिक जिसपे जो चर्चाएं होती हैं ये बहुत जरूरी है, जो आजकल हम नहीं कर पाते हैं। और जैसे हम सिर्फ व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, वो चर्चा नहीं होती, वो सिर्फ आप देख रहे हो, उस पे आप तर्क वितर्क नहीं कर रहे हो। लेकिन ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म तुमने जो क्रिएट किया है, ये मिस होता है आजकल, जो बहुत ही वेरी वेरी नाइस, अप्रिशिएट And करती that है। is also in the like social media age, where in the social media इतना सारा negative influencing होती है। If on the same topic, इधर छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें हम लोग negative influence हो जाते हैं, when we see social media, WhatsApp messages and all, उसको कैसे correct करके scientific way में, सही way से, from the right person getting the right message is very important for the senior people. Thank you so much, and we waiting for you next week, Nisha. So Sure, Mansi, thank anytime. you everybody for the amazing participation. Let's wait for Dr. Nisha next week. Chalo, bye bye. Thank you Bye. guys. Thank you, everybody. Okay, thank you so Thank much. you. Thank you. Provided. Sonal ji, thank you very much for a good information. रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना आप? हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी अभी आपको, 7 साढ़े 7 तक रिकॉर्डिंग आ जाएगी। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। क्यों एक बार सुनने से याद नहीं रहता है? नहीं, आ जाएगी रिकॉर्डिंग, यूट्यूब पे आ जाएगी। थैंक यू सो मच। Thanks.